बड़ी खबर यह है और सबसे ज्यादा सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग में जाने वाला है। तो इस सवाल का जवाब इस वीलॉग में हम ढूंढते हैं। बहुत सारी आलमी खबरें हैं मशरिक़ वस्ता से खास तौर पे, और उसमें हमें इन चीजों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले तो यह है कि ऐसा बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरब दीगर अरब ममालिक के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो तो ये है कि अमेरिका ने अपने हमले को फौरी तौर पे खलीजी ममालिक से निकलने का हुक्म दे दिया। खास तौर पे सऊदी अरब को खाली किया जा रहा है और ये हुक्म दिया गया है अमरीकी हुकूमत की जानिब से कि सफारती अमला, खास तौर पे जो सफारतकार भी हैं, वो फौरी तौर पे सऊदी अरब को छोड़ दें। दीगर ममालिक से भी अमरीकी बहुत बड़ी तादाद में निकल गए हैं। तो जहां पे भी अमेरिका ने जंग करनी होती है या उन्हें नजर आ रहा होता है कोई बड़ी जंग होने जा रही है, तो वहां वो फौरी तौर पे इनखला शुरू कर देते हैं। और अब वो दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर इसमें यह है कि ये मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है जो सऊदी वजारत खारजा का है। इसमें ईरान को वाज़ेह वार्निंग जारी की गई है और बैनुल अक़वामी अखबारात में यह खबर छप चुकी है। सऊदी अरब ने ईरानी मौक़िफ़ को गलत करार दिया कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। यानी सऊदी अरब का मौक़िफ़ यह है कि अरब ममालिक जहां अमरीकी अड्डों पे ईरान ने अटैक किया, उन ममालिक के अड्डों के ऊपर से ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। तो फिर ईरान के ऊपर अटैक हुआ कहां से? ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। लेकिन सऊदी अरब का मौक़िफ़ यह है कि ईरानी सदर का दावा भी गलत है कि हमारे मुल्क से या हमारी बेसिस से, जो यहां पे बेसिस हैं अमेरिकन की, वहां से इनका दावा है कि ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ। और ईरान ने जो हमले किए हैं, जिनको ईरान जवाबी हमले कहता है, वो बिला जवाब है। सऊदी अरब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और साफ ईरान को एक तरह से जंग का नोटिस या धमकी दी है। और पाकिस्तान ने जो है उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ या सऊदी हुकूमत के साथ एक दिफाई मुआहदे में है। ये पाकिस्तान ने कहा है इस सिचुएशन के बारे में। अब पाकिस्तान ने क्या किया और पाकिस्तान क्या जंग में उतर सकता है, यही है ना अब तक का सबसे बड़ा सवाल। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि प्रोफेसर जियांग, जिनके बहुत सारे इंकशाफात या बहुत सारी उनकी पेशन गोइयां वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं। ये चाइनीज प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जियांग ये कहते हैं कि अगर जंग बढ़ी तो पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार इसमें हो जाएगा। अब पाकिस्तान एक दिलचस्प सूरत हाल में है, क्योंकि 12 रोजा जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत का इजहार किया था, लेकिन चंद माह बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक बाहमी दिफाई मुआहदा कर लिया। ये जो 12 रोजा जंग थी, ये पिछली थी जो जून 2025 में हुई थी। उस जंग के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया था, जिसका मतलब यह है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके दिफा के लिए सामने आएगा। प्रोफेसर जियांग के मुताबिक अगर इसराइल सऊदी अरब के खिलाफ मजीद फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयां करने में कामयाब हो जाता है और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है, तो इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह इम्कान भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी रास्ता जब इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से वो लड़ाई शुरू कर दे, क्योंकि ईरान का जनूब मशरकी इलाका निस्बतन ज्यादा कमजोर समझा जाता है, जबकि शुमाल मगरबी हिस्सा ईरान का जो है वो मजबूत है। यानी जो ईरान का एरिया तुर्की के साथ या इराक के साथ लगता है, वहां पे मादी में बहुत लड़ाइयां भी उन्होंने लड़ी हैं, तो उन्होंने अपना सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पे डेवलप किया है। यहां पे उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से उनको लगता था सत्ते खैरा ने, लेकिन यहां पे वो कमजोर है और ये कहा जा रहा है कि इधर से भी लड़ाई शुरू हो सकती है, अमेरिका ये रास्ता इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि क्या किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इसराइल को बहुत मार पड़ रही है और इस लड़ाई का अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनने जा रहा है तो वो इसराइल ही होगा। इसराइल के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि इसराइल में कभी भी इतने बम नहीं गिरे, इतने मिसाइल नहीं गिरे। इसराइल ने वहां पे जितने भी कैमराज हैं, फुटेज हैं, सारी खत्म कर दी हैं और वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए से तबाही का कोई मंजर बाहर निकाले। आप गौर करें, जब इसराइल ईरान को मारता था या गजा के शहरियों को मारता था और उस वक्त जब रॉकेट चलते थे और सुरंगों के अंदर जाते थे या जेरे जमीन पनाहगाहों के अंदर चले जाते थे इसराइली, तो तब बड़ी वीडियोज आती थी नीचे से, तब बहुत सारे मनाजिर आपको दिखाई देते थे। लेकिन अब बिल्कुल कोई किसी किस्म का मंजर दिखाई नहीं दे रहा, फुटेज नहीं आ रही, वीडियोज नहीं आ रही। इसराइली शहरी सारे के सारे कहां गए कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो एक शदीद ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार है और वो ज़हनी मरीज बनते चले जा रहे हैं जो इसराइल के शहरी हैं। और जेरे जमीन बंकर्स भी अब उनके महफूज नहीं रहे। इंडियन मीडिया के कुछ लोग वापस गए और एक इंडियन सहाफी ने यहां तक दावा किया कि 100 फुट नीचे तक भी जो पनाहगाहें हैं
वो भी महफूज नहीं है, उनमें भी नुकसान हुआ है। अभी ये खबर आई है और एक दावा है और मुख्तलिफ मीडिया चैनल में ये चल भी रहा है। दावा ये कहता है कि रूसी खुफिया एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले में, यानी ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला किया उसमें इस्राएली लीडरशिप के लिए बनाया गया जेरे जमीन बंकर तबाह हो गया और इसमें अभी तक आग लगी हुई है। यानी अब बंकर्स भी उतने महफूज नहीं रहे क्योंकि मिसाइल बहुत बड़े और बहुत हैवी हथियार जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बंकर में इस्राएली हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और फौज के आला हुकाम पनाह लेते थे। अब पता नहीं उस वक्त वहां पे वो थे या नहीं थे, लेकिन इस जगह पे वो पनाह जरूर लेते रहे माजी में। अब कितना नुकसान हुआ है क्योंकि इसराइल का कई जगह पे नुकसान रिपोर्ट हो रहा है और हत्ता के लबनान के करीब नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, दीगर कई जगहों पे नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। बेसिस के अंदर अमेरिका का नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, कुछ अमेरिकी फौजी पकड़े गए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। तो आप सारी चीजों को प्लस माइनस करें तो अमेरिका और इसराइल के लिए अकेले में हालात उतने अच्छे नहीं है। आप नाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर एक दबाव भी है। यूरोप उस तरीके से अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ। शोहदा की लाशों को, मैयतों को पहाड़ों में पड़े रहने देना 3 दिन तक, ये शोहदा की तौहीन नहीं है। डीजी ISPR ने और पुलिस ने यह दावा किया और बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी दावा किया। एक दिन पहले वो दावा करते हैं कि जनाब हमने क्लियरेंस ऑपरेशन कर दिया है, और एक दिन के बाद दहशतगर्द बुलाते हैं कि जनाब आ जाएं और आके अपनी लाशें उठाकर ले जाएं, और लोग जाते हैं दहशतगर्दों के साए में, वहां पे उनकी तलाशी ली जाती है, वो फिर वहां से अपनी लाशें उठा के वापस आते हैं, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन एक दिन पहले हो चुका है। भाई क्लियरेंस ऑपरेशन का मतलब ये हमने पहाड़ी इलाका सारा क्लियर कर दिया है, दहशतगर्द या तो मारे गए हैं या भाग गए हैं, वहां पे अब सारा कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेज का है। दावा ये किया था डीजी ISPR ने और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके एक दिन के बाद दहशतगर्द कहते हैं भाई हम यहीं पे आपकी लाशें पड़ी हुई हैं, आगे उठाकर ले जाओ, और खबरदार कोई जवान आदमी आया या हथियार लेकर आया तो फिर वहां पे बुजुर्ग लोग सफेद दाढ़ियों वाले जाते हैं और जाके लाशें उठाते हैं। बलूचिस्तान का जो वजीर दाखिला है ज़िया लांगू, उसको एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट है हमारे बड़े अच्छे, उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने कुछ सवालात किए, तो आप उसका मौक़िफ़ देखें आपको हैरत होगी। उसने कहा दहशतगर्दों ने क्योंकि हमसे राब्ता नहीं किया इसलिए हम लाशें उठाने नहीं गए, उन्होंने कबाइल से राब्ता किया इसलिए कबाइल लाशें उठाने गए, डूब के मर जाओ। कि दहशतगर्द कबाइल को कह रहे हैं कि आके लाशें उठा लो, हालांकि आप एक दिन पहले कह चुके हैं कि क्लियरेंस ऑपरेशन हो चुका है, सारा इलाका क्लियर है, हमने क्लियर कर दिया, हमने तो मगवी भी बाजियाब करवा लिए हैं, और लाशें एक दिन के बाद आई हैं। और वो भी वो अपने मुंह से कह रहा है कि क्योंकि दहशतगर्दों ने खुद राब्ता हमसे नहीं किया, हमें अगर दहशतगर्द अर्जी भेज देते या रिक्वेस्ट कर लेते कि आगे लाशें उठा ले तो हम जाके उठा लेते, उन्होंने हमें नहीं कहा, उन्होंने कहा कबाइलियों को, तो कबाइली गए और जाके उन्होंने लाशें उठा ली। ये है इस वक्त बलूचिस्तान की सरकार जिसको मुसल्लत किया एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में भी मुज़ाहमत जारी है, वहां पे इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि वो वहां पे हुकूमत बना लेंगे। बिलावल बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिलावल ने मुतालबा किया कि जनाब कश्मीर बंद है पूरा, तो कश्मीर को खोला जाए। ये किससे मुतालबा किया? भाई हुकूमत तो तुम लोगों की है वहां पे। फैसल राठौड़ किसका वजीर आजम है? पीपल्स पार्टी किसकी सियासी जमात है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आजाद कश्मीर में, उसी ने कलअदम करार दिया, उसी ने सरों के ऊपर इनाम रखा, उसी ने सिक्योरिटी फोर्सेज को बुलाया, उसी ने रास्ते बंद किए, उसी ने खुराक बंद करवाई, उसी ने गोलियां चलवाई, उसी ने बंदे मरवाए, उन्होंने ये IG लगाया हुआ है और IG हर जगह पे दंदनाता फिर। ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने किया और बिलावल वहां जाके अपोजिशन बन गया कि जनाब आलमी सतह पे सालसी करवाने वाले यहां पे भी नजर करें। क्यों भाई? आजाद कश्मीर एक अलग इलाका है, उसकी एक अलग टेरिटरी, उसका अपना एक अलग आइन सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ उसका अपना एक अलग है, और आपकी वहां पे हुकूमत है। अमन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पे आपने बुलाई इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेज, आप जवाब दें आपने क्यों बुलाई? ये ऑपरेशंस आपने और आपकी सरकार ने करवाए, आप जवाब दें आपने क्यों करवाए? यानी ये वहां बैठ के टिल्ले मुंह के साथ अपोजिशन बन जाएंगे और हम सारे यकीन कर लेंगे कश्मीरी बेवकूफ हैं, वो रोटी को चोची कहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये खुद हुकूमत में है। बिलावल की हुकूमत है और बिलावल मुतालबा किससे कर रहा है? फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रहा है। और भाई तुम्हारी यहां पे हुकूमत है, तुम एक नोटिफिकेशन जारी करो, ये कलअदम का स्टेटस खत्म करो ना उनका, एक नोटिफिकेशन दूसरा जारी करो, इनके ऊपर जाली मुकदमे खत्म करो, एक और नोटिफिकेशन जारी करो, ये जाली सीटें जो है इनको भी खत्म करो, ये जो जालसाजी जिसके ऊपर वो कहते हैं जी हमारा मैंडेट कब्जा कर लेते हैं, वो भी नोटिफिकेशन जारी करो, एक और नोटिफिकेशन जारी करो, फौरी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेज को वापस भेजो, एक और नोटिफिकेशन जारी करो, इनके जायज मुतालबा तस्लीम करो, बात खत्म हो जाती है। भाई हुकूमत में बैठ के किससे डिमांड कर रहा है? ये बिलावल की चालाकी है, वो हुकूमत में भी बैठता है और अपोजिशन भी बनता है। इसी तरह वो
वफाकी हुकूमत में हर तरह की सपोर्ट देगा, बजट भी पास करवाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ भी मजबूत करेगा। वो बड़े जरदारी ने कहा भी था। तो बिलावल जरदारी ने यही सारे काम किए हैं, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ ये अपोजिशन बनने का ड्रामा भी करते हैं कि हमारी सियासत जिंदा रहे। लेकिन कश्मीरी बड़े तेज हैं। सरदार तनवीर इलियास ये ज्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये अपने हल्के में गए तो अवामी मुजामत का उनको सामना करना पड़ा और पॉलिटिकल एक्टिविटी जिस तरह वो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। लोगों ने कंपेन को रोका, उसमें रुकावटें डाली। ये नाजरीन सूरत-ए-हाल है आजाद कश्मीर में। लोग वहां पे डटे हुए हैं और अभी वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आप हमें 5-6 दिन का टाइम दे दें। तो अब उन्होंने 22 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। 22 तारीख को अगर लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो आजाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल दोबारा खराब हो जाएगी। और फिर 27 तारीख को जो इलेक्शन का एक ख्वाब देखा है और बिलावल को वहां पे हुकूमत बनाकर देनी है, बिलावल ने अपना वजीर आजम लेकर आना है आजाद कश्मीर में। बिलावल ने कहां से लेकर आना है? वैसे तो वहां पे जो वजीर आजम आएगा वो एस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा आएगा। एस्टेब्लिशमेंट सीटें इस तरीके से बांटेगी कि कुछ दे देगी बिलावल को, दे देगी कुछ किसी और जगह पे दे देगी, कुछ आईपीपी को दे देगी, कुछ इधर पीएमएलएन को दे देगी। वो इस तरह का मतंजन बनाएंगे कि फिर वो अपना बंदा देंगे कि जनाब आप ये वाला बंदा अगर वजीर आजम बना लेते हैं तो हम आपको ये वाले वोट दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बंदा तो वहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने अपना लेकर आना है अगर वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गए तो। और अगर इलेक्शन का पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया आजाद कश्मीर के अवाम ने कि नो राइट्स नो वोट, नो जस्टिस नो वोट, आप इंसाफ नहीं दे सकते, हमारे हुकूक नहीं दे सकते, तो हम वोट नहीं दे सकते। अगर आजाद कश्मीर ने यह रवैया अपना लिया तो और बड़ी मुसीबत बनेगी। जावेद हाशमी साहब की एक वीडियो में देख रहा था। अब इस वीडियो की मैं तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने सिर्फ उनके अकाउंट के ऊपर यह वीडियो देखी और 1 घंटा पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 1 घंटा पहले उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की। उसमें बताते हैं जी हमारे इलाके की बिजली काट दी गई है, बहुत सारे घरों के मीटर उतार दिए गए हैं, 30-40 के करीब जो है वो डबल केबल डाले आ गए हैं, रेंजर्स है और पुलिस है और ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, मैंने अपना सामान तैयार कर लिया, मुझे किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। दवाइयां मेरी खत्म हो गई हैं, मैं दवाइयां दोबारा मंगवा लूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, मैं डट के सामना करूंगा। ये जावेद हाशमी साहब ने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया है। नाज़रीन एक और चीज आपको मैं दिखाता हूं। ये खातून है, खैबर पख्तूनख्वा की खातून है, माजी में ये एमएनए भी रही है। ये जो खातून है ना, इसने इमरान खान पे बड़ा गंद उछाला था, बड़ा कीचड़ उछाला था। उस वक्त ना फजलुर रहमान साहब की पार्टी बड़ी खुश थी। अब इस औरत ने फजलुर रहमान साहब पे कीचड़ उछाल दिया और अब फजलुर रहमान साहब के मुखालिफिन बड़े खुश हैं। तो मैं ना फजलुर रहमान साहब को, उनकी पार्टी को, इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को और बाकी सारी पार्टियों को एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसी औरतों को और इनके हैंडलर्स को रोकें, वरना बारी बारी सबकी बारी, ये सब पे कीचड़ उछालेंगी, सबको गंदा करेंगी, सबके साथ ज्यादती करेंगी। तो ऐसी औरतों को और इनके हैंडलर्स को उनको रोकें, वरना बारी बारी सबकी बारी। कल इमरान खान था, आज फजलुर रहमान है, उससे पहले कभी नवाज शरीफ था। एक दौर में बेनजीर भुट्टो की जो है वो नंगी तस्वीरें बनाकर नवाज शरीफ ने फेंक दी थी। तो ये बारी बारी सबकी बारी आएगी। ये जो हैंडलर्स हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के, इनको रोकें और ऐसी औरतों को भी रोकें जो ये गंद फैलाती हैं। एक औरत ने इमरान खान के खिलाफ भी पूरी किताब ही लिख दी थी। सिक्योरिटी काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है, वहां पे एक करारदाद पेश करने का इरादा रखते हैं जिसमें बिल्कुल वही जबान होगी जो आपने अभी इस्तेमाल की है, यानी ईरान की जारहियत की मजम्मत आप करेंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल के इकदामात का एक लफ्ज भी नहीं होगा। यह है वो मामला। वो कहते हैं अमेरिका और इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते? वो आपकी फिजाई हदूद जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी समुद्री हदूद जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इलाकों से बम मार रहे हैं ईरान को, आप उसकी मजम्मत नहीं कर रहे। उन्होंने वहां पे कत्लेआम कर दिया ईरान के अंदर, बंदे ज्यादा तो ईरान के अंदर शहीद हो गए, यानी 1,500 बंदा शहादत के करीब पहुंच गए नंबर। वहां पे रिफाइनरियों को आग लग गई है। जो तबाही इस वक्त मिडिल ईस्ट में हुई या इसराइल में हुई, वो 10वां हिस्सा भी नहीं है जो तबाही अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के अंदर फैला दी है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। उन्होंने बहुत तबाही फैलाई है। तो ईरान की पसली है कि वो सब्र से ना सिर्फ मार खा रहा है बल्कि वो लगातार रिटेलिएशन भी कर रहा है। और ईरान ने वो बंदोबस्त कर लिया है कि रास्ते की सारी रुकावटें उन्होंने अब दूर कर ली है। अब जब ईरान मारेगा तो ज्यादा नुकसान करने की पोजीशन में होगा, क्योंकि ईरान ने बहुत सारे रेडार तबाह कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान के दावे के मुताबिक उन्होंने खित्ते में अमेरिका के 4 मजीद रेडार तबाह कर दिए हैं और ये थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जो है वो रेडार थे। और देखिए जब आप रेडार को हटा देते हैं तो फिर जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है, वो डायरेक्शनलेस हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि अब क्या करना है। यहां पे एक मिसाइल उड़ता है बहरीन से, उसकी वीडियो है बाकायदा, और बहरीन से ही उड़ता है और बहरीन में गिर जाता है करीबी शहरी इलाके में। अब ये मिसाइल यहां से उड़ के यहीं पे गिर रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्शनलेस मिसाइल है।
और वो अपने निशाने की तरफ नहीं गया। रीजन क्या है कि इससे जुड़े हुए जो टेक्निकल सारे इक्विपमेंट है वो ईरान ने बहुत हद तक तबाह किया है। तो ईरान और टारगेट अचीव कर सकता है इसराइल के अंदर भी, खलीजी ममालिक के अंदर भी। अमेरिकी अड्डों को तो उन्होंने बहुत बुरी तरह तबाह किया है। तो रूसी वजीर खारजा ने कहा कि आप अब मजम्मत करने जा रहे हैं ईरान की सलामती काउंसिल में, लेकिन अमेरिका और इसराइल के इकदाम का एक लफ्ज भी आपका नहीं होगा। हम एक मुतहदा महाज की अपील करते हैं जिसका मकसद इस जंग का खात्मा हो। सिर्फ यह कहना कि ईरान को मौसर जवाब देने का हक नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप अमेरिका और इसराइल को हौसला दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और यह मंतक के दलील के खिलाफ है। बड़े लंबे अरसे से ये वजीर खारजा है और इनका स्टेटमेंट जो है वो सबके लिए सोचने की बात है कि वो मुसलमान मुल्क भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो और तरह का है और वो सूरत को भांप गए हैं कि होने क्या जा रहा है। देखिए ना, अमेरिका ने जब ये लड़ाई शुरू की तो अमेरिका ये कहता था हम तो ईरानी अवाम के लिए लड़ रहे हैं, ईरानी अवाम को आजादी दिलाएंगे, और अब ईरान में पूरी तरह तबाही हो रही है और ईरानी अवाम का कत्लेआम हो रहा है। ये लड़ाई किसी और नुक्ते से शुरू होकर किसी और नुक्ते पे पहुंच गई है। अगर ईरान की चेन ऑफ कमांड खत्म हो जाती है तो मेरी बात आप लिख कर रख लें, बहुत तबाही होगी। हर हाल में ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड वो बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जब तक वो आपस में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तब तक वो मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन, भारत एक्सपोज हुआ है बहुत बुरी तरह, और ये खबर मैं आपको देता हूं कैसे। देखिए ना, भारत ने दावत दी बहरिया के जहाजों को कि आओ यहां पे आके हमने मशकें करनी है। ईरानी जहाज भी गए, जाके वहां पे मशकें की। अब भारत खुद एतराफ कर रहा है कि उसने ईरान की पीठ में छिड़क घोंप दिया। वो कैसे? वो खुद से ये बता रहे हैं, जनरल उपेंद्र ये खुद से बता रहे हैं कि जनाब हमारे इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, हमने अपने पानियों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हमारे पानियों से निकलकर बैन अल-अक़वामी पानियों के अंदर ये ईरान का जहाज चला गया तो तब हमने इसराइल को बता दिया कि जनाब इसका मुकाम क्या है और ये किस जगह पे है। तब इसराइल ने उसको तबाह कर दिया। तो हमने तो जनाब क्योंकि हमारा ताल्लुकात है इसराइल के साथ, हमने उनको बता दिया। और भाई वो लड़ने थोड़ी आया हुआ था, वो तो आपका मेहमान था, उसको घर तो वापस जाने देते आप, उसके बाद उसके साथ जो मर्जी करता है इसराइल। लेकिन भारत ने यह बता दिया कि वो इस लड़ाई में ईरान के साथ नहीं, पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा है। देखिए, अगर पाकिस्तान इस वक्त ईरान के साथ लड़ता है तो इसराइल को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। इसराइल को और कुछ नहीं चाहिए कि पाकिस्तानी फौज ईरान के साथ लड़ पड़े। इससे बहुत फायदा होगा इसराइल को, बहुत ज्यादा फायदा। पाकिस्तान में जर्नैलों को फायदा हो जाएगा, पैसे जैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे, मिसाइल हथियार आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे अफगान जंग में हमने बहुत पैसा कमा लिया था, यहां पे भी जर्नैल इस दफा फिर बहुत पैसा बना लेंगे, ब्यूरोक्रेसी बहुत पैसा बना लेगी, कुछ सियासतदान बहुत पैसा बना लेंगे। ये होगा जैसे माजी में होता रहा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा इसराइल को होगा। ईरान को और पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि इस सरहद के ऊपर अगर अब आप ये करते हैं या लड़ाई होती है तो हमने तो साथ साथ ही रहना है। आप अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते, पड़ोसी आपके वही रहते हैं। तो ये हमारी इनके साथ एक ऐसी चपकलिश खुदा ना खास्ता शुरू हो सकती है जो फिर जारी रहेगी। पाकिस्तान को करना सिर्फ इतना है कि किसी तरह भी अमन के लिए कोशिश करे और लड़ाई से गुरेज करे। चाइना ने एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है, वो अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। बड़ा कमाल काम किया चाइना ने, लेकिन एक दावा सामने आ रहा है। दावा यह है कि कहीं नेतन्याहू एटमी हमला तो नहीं कर सकता। जॉर्ज गिलोवे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है इस जंग में जिसमें अमेरिका कहता है कि हमारी मर्जी शामिल नहीं थी, इसराइल खुद से कर रहा है। और नेतन्याहू के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, वो जंगी मुजरिम में पहले ही, वो कुछ भी कर सकता है। तो जॉर्ज गिलोवे जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया गुज़िश्ता रोज। उन्होंने कहा नेतन्याहू ने हाल ही में ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के अपने इरादे का इशारा दिया है। कोई भी जौहरी ताकत जो वजूदी खतरे में हो, जैसा कि इसराइल अब वादे तौर पर है, ऐसा करेगी, तमाम ये दुनिया बदल देने वाला लम्हा होगा। अब ये धमाके होंगे, इसके नतीजे में ताबकारी होगी, तो इसका तो पाकिस्तान को और खित्ते को बहुत नुकसान होगा, खलीजी ममालिक को भी नुकसान होगा। जिधर हवा जाएगी उधर ताबकारी जाएगी। तो मामला अब ये है कि अगर ये एटमी धमाका हो जाता है खुदा ना खास्ता, या मामला वहां तक चला जाता है, तो ईरान के अगर कुछ दो शहरों पे, अभी नजम सेठी भी ये कह रहे थे और ये डिस्कशन हो रही है कि दो गैर मकबूल शहर ईरान के, वहां पे एटमी धमाके किए जा सकते हैं, डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उसके बाद एक फतह का ऐलान किया जा सकता है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी, बहुत खौफनाक सिचुएशन बन जाएगी। इससे फिर दुनिया का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ खुदा ना खास्ता लेकर जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का मीडिया बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, अजीबोगरीबी। पाकिस्तान का मीडिया नेतन्याहू के स्टेटमेंट दिखा रहा है, इमरान खान के नहीं दिखा पाता, नेतन्याहू के स्टेटमेंट दिखा रहा है और इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जनरल बाजवा सहाफियों को एक दौर में बुलाकर कहा करते थे कि आप इसराइल के बारे में डिस्कशन करें अपने टीवी चैनल के ऊपर, आप उनके स्टेटमेंट्स को दिखाया करें, आप उनके बारे में बात किया करें।
आप ये